Welcome back students to our another video lecture of advanced construction technology and today we are going to discuss about the erection of steel structure जो बेसिकली हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ने से पहले हमको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टील स्ट्रक्चर और उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके मेंबर्स कौन से होते हैं। इन शॉर्ट उसका इंट्रोडक्शन करना थोड़ा अनिवार्य रह जाता है। So let's start with the introduction of the steel structure. So first of all, what are the steel structures? Okay, a structure which is made from the organized combination of structural steel member designed to carry load and provide adequate rigidity. A steel structure involves a substructure or members in building made from structural steel. Okay, मतलब स्टील स्ट्रक्चर उसको कहेंगे कि जो अलग अलग स्टील मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिनकी डिज़ाइन एक पर्टिकुलर लोड को कैरी करने के लिए और एडिक्वेट जो रिजिडिटी है, एक स्ट्रेंथ है, वो गेन करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर है पूरा बिल्डिंग, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सब स्ट्रक्चर और मेंबर्स आएंगे स्टील के। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिखाए हैं। एक तो वॉल्ट डिज्नी का है, ठीक है, जो पूरा स्टील स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। देन टाइन ब्रिज जो यूके में है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लास्ट में हावड़ा ब्रिज जो हमारे इंडिया में मौजूद है। ओके, दीज आर द सम फेमस स्टील स्ट्रक्चर्स। नाउ उसके मेंबर्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स इन अ स्टील स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेंबर इज फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन। For example, member itself, elements, cable, beams and section, etc. इंसर्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अलग अलग मेंबर होते हैं, वो हर एक का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन रहता है। ठीक है, हर एक का अलग अलग पर्पज होता है, वो पूरा कंबाइन करके हम एक जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करते हैं। जैसे कि जो मेंबर्स की मैं बात करूँ तो उसके अंदर एलिमेंट्स हो गए, केबल, बीम, कॉलम, सेक्शंस, ठीक है, बार्स, ये सब उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। काफ़ी बार गर्डर्स, ट्रस जो हम लोग अंदर ऐड करते हैं वो सब एलिमेंट्स हैं। वो पूरा बाई इटसेल्फ जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ ये स्ट्रक्चर होगा, मटेरियल और मेंबर्स, वो पूरा स्टील स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जो हर एक मटेरियल है उसका हर एक का अलग अलग पर्पज रहता है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एलिमेंट्स दिखाए, आई सेक्शन, सी सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर रिंग, देन रेक्टेंगुलर रिंग, स्क्वायर रिंग। ठीक है, जो ऊपर वाले हैं हॉट रोल सेक्शन है और नीचे वाले हैं जो कोल्ड रोल सेक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील इन स्ट्रक्चर्स। उसके क्या फायदे रहेंगे उसको स्टील स्ट्रक्चर को यूज करने में। तो सबसे पहला तो हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, द हाई रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट के हिसाब से उसका जो स्ट्रेंथ रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टील स्ट्रक्चर का एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट। आपने देखा होगा कि जो आप कॉन्क्रीट का पूरा कॉलम रखोगे तो उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, जबकि उसकी जगह मैंने आई सेक्शन रखा होगा स्टील का तो वो बहुत छोटा सा होगा पर सेम लोड कैरी कर रहा होगा वो। ठीक है, देन एक्सलेंट डक्टिलिटी एंड सिस्मिक रेजिस्टेंस। मतलब जो स्टील स्ट्रक्चर होता है ऑब्वियसली वो डक्टाइल मटेरियल होता है और सिस्मिक फोर्सेस को वो रेजिस्ट कर पाता है, जबकि कंक्रीट के अंदर आप देख सकते हो कि सिस्मिक फोर्सेस अगर जनरेट होते हैं हायर अमाउंट में तो उसके अंदर क्रैक्स, फिसल्स वगैरह आपको देखने को लिए मिल जाएंगे, जबकि वो स्टील स्ट्रक्चर में वो टोटली एलिमिनेट कर देता है। देन विथस्टैंड एक्सटेंसिव डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर इवन अंडर द हाई टेंसाइल स्ट्रेस। उसके अंदर एक्सटेंसिव डिफॉर्मेशन होता है, सडनली फेल नहीं हो जाता, स्टील स्ट्रक्चर होता है वो। जैसे कि कोई भी आप गर्डर ले लो, ठीक है, आई सेक्शन ले लो एज अ बीम, आई सेक्शन आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, अब हैवीली उसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे बेंड हो जाता है। ठीक है, बेंडिंग होते होते वो फेल होगा, जबकि कंक्रीट में क्या अगर ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिया तो टूट जाएगा बीच में से। तो वो चीज़ यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर में हमें देखने के लिए नहीं मिलती जो बेनिफिशियल है। देन इलास्टिसिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल, राइट। इलास्टिसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल जो है स्टील का वो एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट ऑब्वियसली बेटर ही रहेगा क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल है इसके कारण। क्लियर। देन प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज क्लोज टू डिजाइन एजम्पशंस एंड ईज ऑफ फैब्रिकेशन एंड स्पीड ऑफ इरेक्शन। मतलब इरेक्शन की प्रोसेस जो होगी इसके अंदर वो इजी रहेगी। ठीक है, फैब्रिकेशन की प्रोसेस मतलब कोई जॉइंट बोल्टिंग, बोल्ट कनेक्शन या फिर जॉइंट्स करना है
है ना, या फिर वेल्डिंग करना है, वो इजी रहता है, फटाफट काम हो जाता है। जबकि कंक्रीट में आपको पता है क्योरिंग का टाइम देना पड़ता है, स्काफोल्डिंग, फॉर्म वर्क एक्सेट्रा हमें करना पड़ता है, क्योरिंग के लिए पानी उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ इसके अंदर हमें नहीं होती है। तो ये सब थे तो उसके एडवांटेज। अब हम बात करते कुछ ना कुछ उसके जो फॉल्स पॉइंट हो गए, डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक अ लुक फॉर द डिसएडवांटेज ऑफ स्टील इन अ स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्पेक्टिबिलिटी टू कोरोजन। जो स्टील स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर आपको कोरोजन होने के चांसेस, जो कटाव होता है स्टील का, वो आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, वो हो सकता है उसके अंदर। मेंटेनेंस कॉस्ट, थिन वॉल स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस कॉस्ट एक उसकी ज़्यादा रह सकती है, ठीक है, आपको वाटर प्रूफ करना पड़ेगा या फिर उसको कोरोजन प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसका मेंटेनेंस रहता है। फिर आपको देखना पड़ता है वाइब्रेशन के कारण जॉइंट्स लूज हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, बकलिंग की प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही, वो सब चेक करना पड़ता है। बकलिंग की बात कर रहा हूँ तो बाजू में आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, ठीक है, ये आपका बकलिंग हो गया, मतलब ये रेनफोर्समेंट बाहर है, उसके ऊपर कुछ चीज़ रखी है, ठीक है, अभी वो स्टेबल है, अगर उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करेंगे तो बीच में से बेंड हो जाएगा, तो ये है बकलिंग के प्रोसेस, ठीक है। देन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब कि जो स्टील मटेरियल होता है, ऑब्वियसली मेटल मटेरियल होता है, वो टेम्परेचर के साथ एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है एलिवेटेड टेम्परेचर की के ऊपर जो स्टील मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। देन फायर प्रूफिंग कॉस्ट, जो भी स्टील स्ट्रक्चर होता है उसको फायर प्रूफ बनाने के लिए उसके ऊपर केमिकल्स या फिर कोटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कॉस्टली रहती है ऑब्वियसली, राइट। एंड सस्पेक्टेबिलिटी टू बकलिंग, बकलिंग की मैंने आपको बात की, यहाँ पे जो फिगर है उसके ऊपर से वही चीज वो बताना चाहते हैं यहाँ पे। एंड फटीग एंड ब्रिटल फ्रैक्चर, मतलब कि समय के साथ उसके अंदर जो प्रोसेस है स्ट्रेंथ की, उसके अंदर रिडक्शन आ जाना, ठीक है, फटीग एंड ब्रिटल स्ट्रक्चर के अंदर वो कवर कर रहे हैं ये लोग डिसएडवांटेज में। So now let's take a look for the another topic which is the where and when use the steel structure, कहाँ पे हमें और कैसे हमें उसका यूज करना है। तो जैसे कि कोई भी लॉन्ग स्पान हो गया स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे हम स्टील स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी एंड हाई राइज बिल्डिंग्स है, टोटली उसके अंदर स्टील स्ट्रक्चर आप यूज करते हो। आपने देखा ही होगा बुर्ज खलीफा वगैरह में ज्यादातर पार्ट मेटल और स्टील के रहते हैं, क्लियर। देन बिल्डिंग ऑफ हैवी ड्यूटी प्लांट्स, टावर एंड मास्ट स्ट्रक्चर्स, पोर्टल फ्रेम्स, ब्रिजेस आपने देखे, जनरली आपको वो मेटल के गर्डर और ट्रस ब्रिजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेप्लॉयबल स्ट्रक्चर्स एंड जनरलाइज स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, वो सभी के सभी मेटल के बने हुए रहते हैं, ओके। लेट्स टेक फॉर द मेन टॉपिक ऑफ इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर एंड स्टील स्ट्रस। आपके जीटीयू के अंदर इसमें से ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, तो मेन चीज़ ही मैंने इसके अंदर कवर की है। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन टू स्टील गर्डर ब्रिजेस, ठीक है, जो भी स्टील गर्डर ब्रिज होगा उसका इंट्रोडक्शन, इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर्स एंड उसकी मेथड्स, ठीक है, जैसे उसका जो बांधकाम की मेथड है गर्डर की, वो हम उसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। देन इरेक्शन ऑफ स्टील ट्रस ब्रिजेस, स्टील ट्रस ब्रिजेस का इरेक्शन कैसे होगा, ठीक है, वो देखेंगे। और लास्ट में रेफरेंस दे दूंगा मैं आपको कि आप कहाँ से ये मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो ये सब। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेस। द स्टील गर्डर ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर इन विच फ्लोर सिस्टम एंड रोडवे, concrete or timber is supported by the girders, usually rolled section beam which are plain or encased in the concrete, right। मतलब कि स्टील गर्डर एक ऐसा ब्रिज है जो जनरली हम लोग फ्लोर सिस्टम या फिर रोड वेज जो होते हैं या फिर कोई भी मटेरियल होता है उसमें कंक्रीट और टिम्बर की जो हम लोग सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर मेटल के, ठीक है, तो वो हमारे गर्डर ब्रिज के अंदर आते हैं, ठीक है। जनरली बीम के अंदर रोल सेक्शन होता है, ठीक है, वो हम लोग एज अ गर्डर उसको सिलेक्ट करते हैं या फिर इसको गर्डर कहते हैं, ठीक है। बीम मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक फिगर के साथ, मतलब ड्रॉ करके, जैसे कि ये एक लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बीम है। अब गर्डर क्या होता है कि वो यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, ये गर्डर है, तो अभी इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, देखिए, ठीक है, तो बीम के ऊपर जो मूवमेंट कर सके उसको हम लोग गर्डर कहते हैं, क्लियर। आइदर इट इज टोटली ऑफ स्टील मटेरियल
और आइदर इट इज केस्ड बाय द कॉन्क्रीट, मतलब जो मूवमेंट वाला पार्ट है वो मेटल का होगा लेकिन केसिंग उसका कॉन्क्रीट का हो सकता है, ऐसी भी चीज पॉसिबल रहती है, ठीक है। देन दीज आर नॉर्मली यूज टू द रेलवे एंड रैली फॉर द हाईवेज, ठीक है। जनरली ये आपको रेलवे के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, हाईवे में बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलता है। रेलवे में कैसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आप जहाँ पे रेलवे ब्रिज देखते हो, ठीक है, तो गर्डर का मतलब क्या है कि जो बेंडिंग में आपको सपोर्ट करे। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार जो नदी नाले होते हैं बीच में ब्रिज बनाना पड़ता है, उसके ऊपर से ट्रेन जाती है, ठीक है, तो वो एक मूविंग फोर्स हो गया ट्रेन, ये आपका समझ लो ब्रिज है, ये ट्रेन है आपकी, तो वो मूविंग फोर्स हो गया, ठीक है। तो वो एज अ गर्डर इटसेल्फ हमें देखने के लिए मिल जाता है। जबकि रोड में क्या है कि हम लोग कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रिजेस वगैरह, ठीक है, वही हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। या फिर रेलवे में आपको फुट ओवर ब्रिज में भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। पर जनरली जहाँ पे लोड ज़्यादा अप्लाई होता हो और फेल होने के चांसेस बेंडिंग में ज़्यादा दिख रहे हो, वैसे केस में हम लोग उसको गर्डर कहेंगे। जबकि ट्रस क्या है, ट्रस और गर्डर का डिफरेंस ही है, ट्रस है वो टेंशन और कंप्रेशन में सपोर्ट करता है, जबकि जो गर्डर होता है वो बेंडिंग में भी आपको सपोर्ट करता है, यही डिफरेंस है मेन। तो देन द फॉलोइंग डेटा शुड बी कलेक्टेड प्रायर टू द इरेक्शन ऑफ द ब्रिजेस, मतलब इरेक्शन ऑफ ब्रिज करने से पहले कुछ प्रायर हमें चेकअप और डेटा कलेक्शन करना अनिवार्य रह जाता है। वो डेटा आपको नीचे के हिसाब से दिखे हो सकते हैं, जैसे कि टाइम एस्टिमेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कितना समय लगने वाला है ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। देन कंडीशन ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, मतलब कि जो भी इक्विपमेंट हमें यूज करने वो प्रॉपर है कि नहीं है और उसकी कंडीशन कैसे, वो चेक करना पड़ेगा। देन कंडीशन ऑफ ब्रिज साइट, साइट की कंडीशन के बारे में भी हम देखेंगे, जहाँ पे हमें ब्रिज विस्टैंड कराना है, जहाँ पे ब्रिज खड़ा करना है, ठीक है, उसकी साइट की कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। देन फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स एट अ ब्रिज साइट, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, जहाँ पे ब्रिज बनाना है वहाँ पे हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मटेरियल को, ठीक है, वो एक तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देन नेसेसरी सपोर्टिंग सिस्टम फॉर द सुपरस्ट्रक्चर, जो सुपरस्ट्रक्चर है उसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े होंगे सेंटरिंग और फॉर्म वर्क या फिर फॉल्स वर्क, ठीक है, वो सब चीज़ जो होती है टेम्पररी सपोर्ट के लिए यूज होती है, ठीक है, वो है कि नहीं उसके भी बारे में हमें पता होना चाहिए। देन नेसेसरी वो आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, मतलब स्टील स्ट्रक्चर एक्चुअली में अवेलेबल है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर स्टील स्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं है, स्टील मटेरियल मेंबर्स ही नहीं है, तो फिर आगे कोई बातें रहती नहीं बनाने की। क्लियर। देन विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द रिवर, मतलब हम रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो उसकी विड्थ एंड डेप्थ ये चीज़ हमें खास ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी हम उसकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इरेक्शन की प्रोसेस चालू कर सकते हैं। देन हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर बेड, मतलब ब्रिज की हाइट कितनी रखनी है, जो पियर होगा जो बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसकी डेप्थ कितनी हमें रखनी है वो भी हमें पहले से पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर ब्रिज, ठीक है। इरेक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेस, मतलब उसका बांधकाम कैसे होगा स्टील ब्रिजेस का इरेक्शन, उसकी मेथड्स कौन सी है, मतलब बांधकाम की मेथड स्टील ब्रिजेस की कौन सी है उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। मेथड फॉर द इरेक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेस आर इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड, लिफ्टिंग मेथड से इरेक्शन होगा। देन स्टैगिंग मेथड से इरेक्शन हो सकता है, फ्लोटिंग मेथड से भी इरेक्शन हो सकता है, रोलिंग मेथड से इरेक्शन हो सकता है, एंड द सिंगल गर्डन स्पान उसके लॉन्चिंग से भी हम इरेक्शन कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है आपके, फर्स्ट इरेक्शन बाय लिफ्टिंग, इरेक्शन बाय स्टैगिंग, इरेक्शन बाय फ्लोटिंग, इरेक्शन बाय रोलिंग एंड इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ सिंगल गर्डर स्पान, ठीक है। एक एक मेथड हम डिटेल में देख लेते हैं अभी। तो पहले ही देखते हैं इरेक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेस, ठीक है। उसमें मेथड में इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड, लिफ्टिंग मेथड आप जनरली अंदर आप डिटेल में जाए उसके पहले फिगर में एक बार देख लीजिए, आपको ज़्यादा बेटर उसके अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक। क्रेन या फिर कोई भी मटेरियल है, लिफ्टिंग मटेरियल हाइड्रोलिक गेज वाला मटेरियल है, उससे हम लोग उसको लिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, मटेरियल लिफ्ट करेंगे। जैसे आप अहमदाबाद में अभी मेट्रो का काम चल रहा है तो आपने देखा होगा पूरा का पूरा स्पान नीचे बनाते हैं और उसको ऊपर ले जाके लिफ्ट करके ऊपर स्टे करवा देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ हो गई लिफ्टिंग मेथड। उसके अंदर डिटेल में जाते हैं। स्टील गर्डर्स अप टू द स्पान,
of 30 meter can be easily erected if the height is 5 to 6 meter. ओके 30 मीटर बड़ा कोई भी स्पान होगा, मतलब ये जो स्पान दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ 30 मीटर तक होगी, तो 5 से 6 मीटर तक आप इजीली उसको इरेक्ट कर सकते हो बाय लिफ्टिंग मेथड से, ठीक है, उसमें कोई बिग डील नहीं रहेगी. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द रिवर विच आर ड्राई फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. मतलब ये मेथड आप लिफ्टिंग मेथड से ड्राई जो रिवर होती है वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है. देन द प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड बाय द फिलिंग अर्थ टू सफिशिएंट हाइट एंड लेवल. एक प्लेटफॉर्म हमें अर्थ फिलिंग करके बना के देना पड़ेगा, ठीक है, तो सफिशिएंट हाइट तक हम उसको शिफ्ट करवा पाए उसके लिए. देन द गर्डर्स आर असेंबल ऑन द रिवर बेड एंड फील्ड रिवेटेड बोल्टेड. क्लियर. गर्डर पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद वाले ब्रिज की बात की, तो जो भी मेटेलिक मटेरियल होते हैं, मतलब गर्डर वगैरह जो फ्रेम होती है, वो हम पहले ही नीचे रिवेटेड और बोल्टेड कर देते हैं उसको, ठीक है, उसको पहले से फिक्स कर देते हैं, उसके बाद उसको ऊपर ले जाके शिफ्ट करके कंक्रीटिंग वगैरह करेंगे. देन दे आर लिफ्टेड इनटू द पोजीशन बाय द मीन ऑफ स्टीफ लेग, डायरेक्ट क्रेन्स और ऑर्डिनरी रोप वर्क फ्रॉम द एंकर्ड क्रैब विंचेस. मतलब कि ये जो भी मेंबर्स है उसको लिफ्ट कराने के लिए अपनी पोजीशन तक हम लोग स्टिफ लेग डायरेक्ट क्रेन या फिर ऑर्डिनरी रोप का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि एंकर क्रैच विंचेस हो गई, ठीक है, वो सब मटेरियल का मेंबर क्या कहते हैं व्हीकल्स और इक्विपमेंट है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं. देन द फ्लोरिंग एंड द ब्रेसिंग आर देन फील्ड कनेक्टेड टू द गर्डर प्लेट इनटू द पोजीशन. मतलब जो फ्लोरिंग और ब्रेसिंग की प्रोसेस है वो विस्टर्न कराने के बाद, मतलब उसके ऊपर लिफ्ट करके उसको स्टेबलाइज करने के बाद हम उसकी जो फ्लोरिंग एंड जो ब्रेसिस की प्रोसेस है वो फील्ड के ऊपर ही परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द मेंबर. ओके, नाउ लिफ्टिंग मेथड की एक स्कीमेटिक डायग्राम जो आप लोग जीटीयू के एग्जाम में ड्रॉ करोगे वो यहाँ पर है, आप देख सकते हो. आप नीचे इधर एक क्रेन से पूरा स्ट्रक्चर मेंबर उठा के रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सीटिंग के ऊपर, या फिर आजू बाजू से 2 क्रेन पकड़ के आप एक मेन गर्डर यहाँ पे खड़ा कर सकते हो. अगर छोटा स्पान है तो आप ये मेथड यूज करोगे, बड़ा स्पान है तो आप ये वाली जो 2 क्रेन साइड में से पकड़ के उसको रख दिए मेंबर के ऊपर, वो यूज करोगे. उसका एक लाइव फिगर में दिखा देता हूँ आपको. ये है पूरी क्रेंच, केबल क्रेंच, ठीक है, ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर जिसको उसने उठा के अपनी प्लेस पर रख देना है डायरेक्ट यहाँ पे. ये उसकी पियर की वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर हमें ये ब्रिज रखना होगा. नाउ बात करते हैं दूसरी मेथड, इरेक्शन बाय स्टैगिंग मेथड. ठीक है, स्टैगिंग मेथड की बात करते हैं. इट इज अ फेवरेबल कंडीशन कहाँ पे होगी इसकी, मतलब कहाँ पे हमें सूटेबल ज़्यादा रहेगी, तो जब डेप्थ ऑफ वाटर इन द रिवर इज सैलो. स्टैगिंग मेथड में जब सैलो डेप्थ होगा रिवर का पानी का, तब हम यूज करेंगे. हाइट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर अबव द रिवर शुड नॉट बी एक्सेसिव. ठीक है, मतलब कि सुपरस्ट्रक्चर की जो हाइट है वो रिवर से बहुत ही ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट साइज तक होगा तो ये हम स्टैगिंग मेथड यूज कर पाएंगे. देन अ स्पान शुड बी सिंपली सपोर्टेड. मतलब स्टैगिंग कंसिस्ट ऑफ ट्रेस्टल फ्रेम which may be of the steel or timber. Iron stacking is lighter than timber stacking and therefore can be easily transported. ओके, मतलब कि जो स्टैगिंग है उसके अंदर टेस्ट फ्रेम है वो आइदर स्टील की हो सकती है या फिर तो टिम्बर की हो सकती है. अब ये जो आयरन जो स्टैगिंग होता है, ठीक है, आयरन स्टैगिंग वो लाइट होता है वेट में एज कम्पेयर टू द टिम्बर स्टैगिंग. सो जो आयरन स्टैगिंग है वो इजीली हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे आप सोचोगे कि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा, सीमेंट की कम, टिम्बर की कम, देन वाई इट इज मोर लाइटर, राइट. तो मैंने आपको आगे बताया था कि जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उसकी थिकनेस हम कम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो डेंसिटी उसकी अच्छी होगी, इसके कारण हमें वो स्ट्रेंथ कैरी कर सकती है हमारी. जबकि इन केस ऑफ टिम्बर भले आप बड़ी थिकनेस ले लो जिससे वेट बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उतने ही छोटे एकदम आई सेक्शन जितनी ही होगी. क्लियर, तो ये एक डिफरेंस हमें मिल जाता है. The stacking is suitable design and after it constructed the erection of steel girder is commence on the stacking. ठीक है, stacking के ऊपर वो withstand करेगा. फिगर देख लीजिए आप, ये है stacking मेथड पूरी.
ठीक है, कनेक्टेड एक के साथ एक, यहाँ पे सपोर्ट दिए, क्रेन से उसको ऊपर पहुंचा दिया है। देन इरेक्शन बाय फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मेथड से हम इरेक्शन कर सकते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हो कि दो बोट्स है, ठीक है, जिसके अंदर उसको बार्ज कहते हैं, टेरेस्ट्रियल बार्ज, ठीक है, बार्ज के ऊपर टेरेस्ट्रियल रखे हुए हैं और उसके ऊपर हमारा जो कंप्लीट ब्रिज स्पान है वो विस्टैंड करने वाला है। ये फ्लोटिंग मेथड से दोनों, उसके ऊपर ये ब्रिज रखा है। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस मेथड आर डेप्थ ऑफ वाटर इन द रिवर इज मोर, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है वहाँ पे, स्पान छोटा है और उसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फ्लोटिंग इरेक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो द फ्लोटिंग बार्जेस pontoons are used to carry the steel girders. Bridge is assembled on the barges and it's floated into the position when it complete. The barges are so positioned that the span is over the final alignment when the jack are used to lower the span of the bridge. Finally the barges are sunk by the floating the tank. मतलब कि ये जो बार्जिंग होती है उसका ऐसे बार्जिंग्स तो ठीक है, वो फ्लोटिंग मटेरियल है, ठीक है, फ्लोटिंग मेंबर है, वो क्या करता है कि जो हमारा ब्रिज है, गर्डर ब्रिज, उसको सपोर्ट करने का सिर्फ काम करता है। और उसके पहले जो गर्डर ब्रिज होता है वो तो बाहर फैब्रिकेट होके ही आया होता है, ठीक है, ये जो बार्जिंग से वो सपोर्ट करने का काम करेगा। नाउ जैसे ही वो सपोर्ट उसके ऊपर रख देंगे और हम हाइड्रोलिक जैक रिलीज कर देंगे, वैसे ही जो बार्जिस है वो लिमिटेड मात्रा में पानी के अंदर चले जाएंगे, मतलब सिंक हो जाएंगे, ठीक है, और जो हमारा रेनफोर्समेंट है, ब्रिज है, वो वैसा का वैसा रहेगा। नाउ आप फिगर देख लीजिए उसकी ओरिजिनल, ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर रख देंगे ये ब्रिज, यहाँ पे वो बार्जी हो गई मेथड आपकी फ्लोटिंग मेथड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं, इरेक्शन बाय रोलिंग, ठीक है, अनदर मेथड। दिस मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द इरेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस गर्डर ऑन द डीप गॉर्जेस, राइट। डीप गॉर्जेस होते हैं, खाई होती है, उसके अंदर हम कंटिन्यूअस गर्डर के रूप में इसको रोलिंग इरेक्शन मेथड से सिलेक्ट करते हैं। देन फर्स्ट स्पान नियर द एबुटमेंट इज इरेक्टेड बाय एनी वन मेथड ऑफ इरेक्शन, ठीक है, कोई भी एक मेथड से फर्स्ट पार्ट हम जो एबुटमेंट का होता है वहां पे इरेक्ट कर सकते हैं। Then girders of the first span are brought to the required position by rolling them from the abutment throughout the erected span, ठीक है, इरेक्टेड स्पान के ऊपर उसको रोल करा के, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसको हम रोल करा के उसके ऊपर सेट कर सकते हैं इरेक्शन स्पान के ऊपर। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग मेथड एंड हैज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर द कॉन्क्रीट गर्डर, ठीक है, इसको हम इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग मेथड भी कहते हैं, जो कॉन्क्रीट गर्डर्स के नाम से काफी फेमस है मार्केट में। A second span is cantilever when it projects from the erected span and acquires the counterweight for the industry। मतलब जो सेकंड स्पान होता है कैंटिलीवर का प्रोजेक्ट के अंदर, वो इरेक्टेड स्पान एंड एक्वायर्स काउंटरवेट फॉर इट्स स्टेबिलिटी जैसा रहता है, मतलब वो एक्स्ट्रा पार्ट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। This counterweight is provided by the successive span connected to its back। यहाँ पे जो काउंटरवेट होता है वो प्रोवाइड होता है सक्सेसिव स्पान कनेक्टेड टू इट्स बैक, मतलब जो पीछे वाला जो स्पान है उससे वो कैरी कर सकता है। क्लियर रोलिंग में। अब उसके ब्रिज की बात करूं मैं फिगर की, तो इस टाइप का कोई ब्रिज है, क्लियर। नाउ इरेक्शन ऑफ स्टील ब्रिज में इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ सिंगल गर्डर स्पान। नाउ इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ द सिंगल गर्डर स्पान, जो सिंगल गर्डर स्पान यहाँ पे दिख रहा है उसका लॉन्चिंग कैसे होगा, तो फिगर में आप देख सकते हो, फिगर ड्रॉ किए, मूवमेंट टेरेस्ट्रियल रोलर है ये, क्लियर, यहाँ पे रोलर प्रोवाइड किया होगा, ये ऐसे मूव कर रहा है तो पूरा गर्डर ऊपर आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी रोलर्स प्रोवाइड किए, दिस कंप्लीट ब्रिज ये टेम्पररी टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो नीचे वर्टिकल पोजीशन में दिख रहा है आपको वो। Now let's take a look for the details. Each girder is first assembled on the track of roller behind of the abutment and its cantilever as far as possible over the span। ये पूरा कैंटिलीवर स्ट्रक्चर होगा ये, यस।
ये यहाँ से मूव करेगा और इसको पूरा क्लोज कर देगा। यहाँ पे से आप मूवमेंट कर सकते हो, फिर इस डायरेक्शन में मूव होगा तो ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव होता है तो यहाँ पे जो रोलर्स है उससे ये स्लाइड हो जाएगा यहाँ पे। The lifting block are then fastened to the utmost point of the girder and the heavy wire is coupled to the winches। ठीक है, जो लिफ्टिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको टाइट कर देते, वो लोग फिट कर देते, और गर्डर को है वो ऑलमोस्ट पॉइंट तक हेवी वायर से कपल्ड कर देते हैं या फिर टाई अप कर देते हैं, ये चीज रहती है उसमें। एंड द रियर एंड ऑफ द गर्डर इज ट्राई टू अनदर which is released slowly so that a sudden downward motion may not take place। मतलब जो रियर एंड फ्रंट का जो गर्डर है वो अनदर विंच, ठीक है, जिससे टाइप है उसके साथ टाइप रहता है, जो रिलीज होता है धीरे धीरे करके रिलीज होता है, सडन मोशन उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है, जिससे वो काफी सेफ हो जाता है और उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, दिस इज द कैंटिलीवर मूविंग ब्रिज, राइट, इस डायरेक्शन में मूव करता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आधा यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आगे मूव करेगा और ये आगे मूव करेगा तो यहाँ पे एक ब्रिज बन सकता है। ये कहाँ का है आपका, इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ क्यूरिपला ब्रिज, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइप का केस आपको दिख रहा है। नाउ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं इरेक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेस के बारे में, उसके साथ में थोड़ी डिटेल्स देख के वो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में यही वीडियो वापस देखिए अगेन, राइट। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।